हम लोग विचार करते हैं कूलम्ब लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, इसके वेक्टर फॉर्म्स को, मतलब वेक्टर फॉर्म को। तो कूलम्ब लॉ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए कि ये Q1 है, प्लस ही चार्ज ले लीजिए, ये Q2 है। तो कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू इनके चार्ज के प्रोडक्ट के होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके बीच का जो सेपरेशन होगा। मान लीजिए सेपरेशन R है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनके सेपरेशन के स्क्वायर का हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको मान लीजिए एक साथ लिखना हो, कंबाइंड लिखना हो, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लिखते हैं। अब इस फोर्स को बराबर करने के लिए कूलम्ब ने एक कांस्टेंट दिया, ठीक है। वो कांस्टेंट के होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये K की जो वैल्यू होती है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि जब हम इसको लिख सकते हैं तो इसको इतना लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पार्टिकल होगा वो बल लगाएगा इधर इस पर, और ये जो है चार्ज पार्टिकल ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा। तो ये तो मान लीजिए कि इसका मॉड फॉर्म हो गया। डायरेक्शन वाली अगर बात आएगी तो अब इसको हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह से न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन दिया था, ठीक है। जैसे बात करें अगर न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो बताया था कि ये M1 पार्टिकल है, ये M2 पार्टिकल है, ठीक है। तो ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। तो वो इक्वेशन दे दिया था F बराबर G M1 M2। अगर इनके बीच के सेपरेशन हम R मानते हैं, R डिस्टेंस सेंटर से, ये सेंटर से सेपरेशन ले लेते हैं, तो ये बाई R स्क्वायर होगा। यहाँ G यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो इसमें तो केवल अट्रैक्शन लगता है, लेकिन इसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों लगेगा। मान लीजिए कि ये दोनों सेम चार्ज के हैं, सेम नेचर के हैं, तो रिपल्सन हो रहा है। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब थोड़ा सा एक और विचार कर ले रहे हैं, इसको देख लीजिए। जैसे पूछेगा कि कूलम्ब लॉ के बारे में, तो यही लिखना होगा कि जो ये दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच जो लगने वाली फोर्स होती है, जैसे फोर्स होती है ना, तो उनके चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू होता है, समानुपाती होता है। और उनके बीच के सेंटर से जो दूरी होता है उसके वर्ग का, सेंटर का दूरी है R, तो R का वर्ग R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब इसको बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट दिया, इस कांस्टेंट का मान इतना दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि कूलम्ब लॉ को आप लोग समझ गए, ठीक है। अब K का मान भी होता है, जैसे K का मान हम लिखना चाहें
तो k का मान इस तरह से भी उन्होंने दिया है कि 9.10 टू द पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। k का वैल्यू एक ये भी होता है, इस फॉर्म में ये k का वैल्यू ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है कि जो इप्सिलन नॉट की हम बात करते हैं, तो इप्सिलन नॉट क्या है? तो इप्सिलन नॉट जो है वो परमिटिविटी है। अगर इप्सिलन नॉट की बात किया जाए तो कहने का मतलब कि यहाँ पर या तो एयर है, नहीं तो वैक्यूम है, वैक्यूम है, तो इप्सिलन नॉट होगा। इसके अलावा अगर कोई मीडियम है, कोई मीडियम की अगर बात हम करते हैं तो वहां पे हमें लिखना होगा इप्सिलन मीडियम, जिसका मान क्या हो जाता है? इप्सिलन रिलेटिव इंटू इप्सिलन नॉट। ये जो रिलेटिव की बात करते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसको कहीं कहीं क्या कहा जाता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको मिटा के फ्रेश कर दे रहा हूं और बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा, ये लिखा 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम हो, एयर वैक्यूम के छोड़ के, मान लीजिए ग्लिसरीन हो, वाटर हो, ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो उसके लिए जो इसका सूत्र बनेगा, उसके लिए क्या लिखेंगे? 1/4 पाई इप्सिलन, ठीक है। अब मीडियम के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो अब मीडियम है ना, तो यहाँ मीडियम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलन आर, इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम आगे लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 बाई, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, इसको लिख दिया और फिर ऐसे लिख दिया 4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का वो जो है अपना अपना तरीका है। तो इस तरह से ये बात आप लोग समझ गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एयर है, तो एयर के लिए ये फार्मूला हो गया, एयर के लिए ये फार्मूला हो गया। कोई दूसरा मीडियम है तो ये फार्मूला हो गया। अब थोड़ा सा इसके विचार कर ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म के बारे में कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है।
देखिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि मान लीजिए कि ये दो चार्ज है, ये मान लीजिए कि ये एक चार्ज है और एक Q1 चार्ज है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये इस पर बल लगाएगा इधर की ओर, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर की ओर, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होगी, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इनके बीच कोई सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन आप ले लीजिए कि जो सेपरेशन है वो आर है, आर सेपरेशन है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ये जितना बल लगाएगा इस पर उतना बल ये लगाएगा इस पर, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कहने का मतलब है कि ये अगर लिखते हैं कि F1 फोर्स ऑफ 1 2, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑफ 1 बिकॉज ऑफ 2, तो फोर्स ऑन Q1 चार्ज, फोर्स ऑन Q1 चार्ज बिकॉज ऑफ Q2 चार्ज। तो ये जो होगा ये क्या हुआ, F12 हुआ। और मान लीजिए कि जहां तक लिखते हैं F21, तो फोर्स ऑन Q2 चार्ज बिकॉज ऑफ 1, तो 1 के चलते इस पर फोर्स लग रहा है इधर की ओर, तो इसको क्या दे देंगे, F21, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में जो लिखने का तरीका होता है उसको मैं लिख रहा हूं। तो हम लोगों ने इक्वेशन को निकाला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तब देखिए यहां पर ये देखिए फोर्स 1 2, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये, तो फोर्स के डायरेक्शन में ही इसको लिखना होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, आर, ठीक है। अब ये R21 लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। R21 कैसे क्यों लिखते हैं इसको मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, पहले समझ लीजिए। ये अगर F21 है तो इसको क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर है R12। तो यहाँ पे देखिए R21 का मतलब क्या हुआ, R21 का मतलब हुआ कि 2 से 1 की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया R21 फोर्स के डायरेक्शन में। R12 का मतलब क्या हुआ, R12 का मतलब हुआ कि 1 से 2 की ओर, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो ऐसा क्यों लिखा जाता है इसके लिए हमको वेक्टर में जाना होगा। अब चलिए बता देता हूं। मान लीजिए कि ये दो है, ये वाला Q2 और ये आपका 1 है, ठीक है। ये इधर फोर्स लगा रहा है तो इस फोर्स को हम लोगों ने क्या लिखा है, F21, और ये इधर फोर्स लगा रहा है तो इसको क्या लिख रहे हैं, F12। इसका साफ मतलब होता है कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, और इसका मतलब होता है कि फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो ये आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये R2 हुआ ना, 2 वाला है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया R2। ये 1 वाला है तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ये R1, ये R1, ये R2, ठीक है, R2 R1।
अब ये दोनों के बीच सेपरेशन है, सेपरेशन आर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब हम इधर का डायरेक्शन देंगे तो इसको क्या लिखेंगे, R21, 2 से 1 की ओर। तो देखिए 2 से 1 की ओर फोर्स की डायरेक्शन 1 2 है, इसलिए 1 2 के लिए R21 लिखते हैं, ठीक है। F12 है, फोर्स 1 2 है, R21 हो गया इसके डायरेक्शन में। अगर हम इसके डायरेक्शन में दें, ठीक है, इसके डायरेक्शन में दें तो इसके डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे नीचे 1 से 2 की ओर, तो ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिखेंगे, ठीक है, 1 से 2 की ओर। तो 1 से 2 की ओर जो फोर्स लग रहा है वो F21 लग रहा है। देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, F21 का भी डायरेक्शन ऐसे है। तो F21 के लिए जो हम डायरेक्शन लिखते हैं वो R12 लिखते हैं। वैसे भी मान लीजिए कि जब इसका हम वेक्टर एडिशन करेंगे, यहाँ साफ समझते हुए, ये R1 R21 है, R क्या है, R21 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, R12 है, ये वाला डायरेक्शन। तो जब वेक्टर फॉर्म की हम बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो ये बना लीजिए इसी तरह न है, ये आपका है R2 है, R2 वेक्टर है, ये आपका क्या है, R1 वेक्टर है। थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। चलिए सीधा लकीर बना लेता हूं, ये आपका इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये R2 है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये R1 है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो वेक्टर है वो R2 है, डायरेक्शन ऐसे बनाए हैं R21। तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है उसके अनुसार देखिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। इस सब को यूनिट वेक्टर में ही रखिए, यूनिट वेक्टर में ही रखिए, मान लीजिए डायरेक्शन की बात है, ठीक है, क्योंकि यूनिट की बात मैं कर रहा हूं। ये है आपका R2 वाला, वेक्टर का साइन दे दीजिए, इस पर भी वेक्टर का साइन दे दीजिए, और इस पर भी आप वेक्टर का साइन दे दीजिए, इस पर भी आप वेक्टर का साइन दे दीजिए, यहाँ भी वेक्टर का साइन दे दीजिए, यहाँ भी वेक्टर का साइन दे दीजिए, यहाँ भी वेक्टर का साइन दे दीजिए, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की बात है ना। यहाँ भी आप वेक्टर का साइन दे दीजिए, यहाँ देखिए ये सेम ऑर्डर में है, R2 और R21, इसका जो रिजल्टेंट है वो R1 है, R1 है, ठीक है। अब जब हम मान निकालना चाहेंगे R21 का तो क्या है, वेक्टर R1 माइनस R2, R21 लिखते हैं तो क्या होता है, वेक्टर R1 माइनस R2, ठीक है। तो वेक्टर R1 इन ये फाइनल हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल जा रहा है ऐसे, तो फाइनल पार्ट ये हुआ, इनिशियल ये हुआ, मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, और डायरेक्शन ये है। अब ये फोर्स के डायरेक्शन में ये है R21, इसलिए हम लिखते हैं R21 कैप, डायरेक्शन वाली बात। उसी तरह से F21 है तो R12 लिखते हैं, क्योंकि F21 इधर लग रहा है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब R12 वेक्टर की डायरेक्शन ये है जैसा कि मैं दिखाया हूं फोर्स के डायरेक्शन में, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, ठीक है।
इसको भी समझा दिया कि क्यों ऐसा लिखा जाता है। यहाँ F12 लिखा जाता है तो यहाँ R21 क्यों लिखा जाता है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, तो इतना तो बात हो गया, इसको आप लोग समझ गए। और एक चीज है कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू भी कुछ होती है। ठीक है, ये क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, एयर या ये वैक्यूम के लिए तो इसका होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 8.8 इंटू 10⁻⁻²। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी ये यूनिट होती है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है इसका मान दिया रहता है। न्यूमेरिकल आएगा इस पर तो उसका मान दिया रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि इसको हम लोग समझ गए होंगे कि कूलम्ब लॉ क्या है। धन्यवाद।